हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए लाए हैं एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आता है, प्रसिद्ध गायक और संगीतकार भूपेन हजारिका को उनके महान योगदान के कारण और किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो प्रसिद्ध गायक और संगीतकार जो है भूपेन हजारिका को उनके महान योगदान के लिए ऑप्शन है स्वर कोकिला, ब्रह्मपुत्र के कवि, पंजाब केसरी और लोकनायक। ये चार ऑप्शन जो है इसमें दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा भूपेन हजारिका को उनके मधुर और प्रभावशाली आवाज़ के कारण लोकप्रिय रूप से सुधा कंठ यानी सुधा कंठो, जिसका अर्थ है अमृत कंठ या मधुर कंठ, और ब्रह्मपुत्र के बाढ़ के नाम से जाना जाता है। उनके योगदान के कारण और अन्य सम्मान, भारत रत्न 2019 जो है उनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण जो है 2012 में दिया गया, और भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान जो है उनको मरणोपरांत जो है दिया गया था। पद्म भूषण की बात करें तो 2001 में, और पद्म श्री जो है 1977 में उनको प्रदान किया गया था। नेक्स्ट आता है इसमें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है 1992 सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार जो है उनको दिया गया था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1987 और फेलोशिप जो है 2008 में उनको प्रदान किया गया था। नेक्स्ट आता है इसमें स्वर कोकिला। यह सम्मान जो है लता मंगेशकर को दिया गया है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है, और लोकनायक के नाम से जो है कौन जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से जो है यह जो है जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र के कवि जो है ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सीपी राधाकृष्णन को 12 सितंबर 2025 को भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। तो इसमें जो है दो कथन दिया गया है, तो कह रहा है कौन सा कथन जो है इसमें सही है? तो इसका ऑप्शन जो है पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरा है केवल 2, तीसरा है 1 और 2 दोनों, और चौथा है ना तो 1 और ना ही 2। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा कथन 1 सही है। सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें और वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। उन्होंने 12 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष जो है पद की शपथ ली है। कथन 2 भी सही है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा जो है किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। इसमें निर्वाचित यानी इलेक्टेड और मनोनीत जो है नॉमिनेटेड दोनों प्रकार के सदस्य मतदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सरसाइज यानी व्यायाम करने पर जो है मसल्स यानी मांसपेशियों में थकावट क्यों होती है? तो ऑप्शन है यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। इसमें 4 प्रकार के एसिड का ऑप्शन दिया गया है। तो एक्सरसाइज यानी व्यायाम करने पर जो है मसल्स में थकावट होता है, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड की मात्रा जो है यह बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निसार निम्नलिखित में से किसका एक संयुक्त मिशन है? निसार जो है एक संयुक्त मिशन है। तो ऑप्शन है यह नासा और जाक्सा का, नासा और इसरो का, इसरो और ईएसओ का, ईएसए का, और इसरो और रॉसकॉस्मोस का। तो इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। निसार का पूर्ण रूप इसका नाम होता है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, इसका फुल फॉर्म होता है। तो यानी कि जो है यह मिशन जो है किसके बीच हुआ होगा? तो यह जो है नासा और इसरो के बीच, यानी ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य जो है यह पृथ्वी के अवलोकन यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए बनाया गया है। एक उपग्रह मिशन है। इसका मुख्य कार्य जो है पृथ्वी की सतह में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों जैसे ग्लेशियरों का पिघलना, भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी का वैश्विक स्तर पर मानचित्रण करना इसमें इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट इसमें आता है तकनीकी विशेषता ड्यूअल बैंड। यह दुनिया का पहला ऐसा मिशन है जिसमें एल बैंड और एस बैंड दोनों रडार आवृत्तियों यानी फ्रीक्वेंसीज का उपयोग किया गया है। एल बैंड रडार इसे अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा विकसित किया गया है। एस बैंड रडार इसे भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा विकसित किया गया है।
नेक्स्ट इसमें आगे देखेंगे अन्य जानकारी के अनुसार इस मिशन का जो है प्रक्षेपण इसरो के GSLV MK सेकेंड द्वारा जो है रॉकेट द्वारा किया गया है। यह उपग्रह हर 12 दिनों में पूरी पृथ्वी का स्कैन करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति लापरवाही से वाहन चलाकर किसी की मृत्यु का कारण बनता है और पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बिना घटनास्थल से भाग जाता है यानी हिट एंड रन, तो उसे अधिकतम कितनी सजा हो सकता है? तो ऑप्शन है पहला 5 साल की कैद और जुर्माना, 7 साल की कैद और जुर्माना, 10 साल की कैद और जुर्माना, आजीवन कारावास। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 के अनुसार भारत की नई आपराधिक संहिता है जिसने भारतीय दंड संहिता यानी IPC 1860 की जगह ली है। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 106 का क्लाउज 2 के अनुसार लापरवाही से वाहन चलाकर किसी की मृत्यु का कारण बनने और पुलिस या मजिस्ट्रेट की सूचना दिए बिना घटनास्थल से भाग जाने यानी हिट एंड रन पर अधिकतम 10 वर्ष तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकता है। नेक्स्ट है धारा 106 का क्लाउज 1 के साथ अंतर, यदि चालक घटनास्थल पर रुकता है या पुलिस को तुरंत सूचित कर देता है तो वह धारा 106 के 1 के तहत आता है जिसमें अधिकतम सजा 5 साल है, लेकिन भाग जाने हिट एंड रन की स्थिति में यह सजा बढ़कर 10 साल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें FIBA की आधिकारिक नियमों के अनुसार एक बास्केटबॉल खेल में कितने क्वार्टर होते हैं और प्रत्येक क्वार्टर की अवधि क्या होती है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है 4 क्वार्टर प्रत्येक 15 मिनट का, 2 हाफ प्रत्येक 20 मिनट का, 4 क्वार्टर प्रत्येक 10 मिनट का, 4 क्वार्टर प्रत्येक 12 मिनट का। 4 ऑप्शन जो है इसमें दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा क्वार्टर की संख्या यानी FIBA के नियमों के अनुसार एक मानक बास्केटबॉल खेल को 4 क्वार्टर में जो है विभाजित किया जाता है और अवधि जो है प्रत्येक क्वार्टर की अवधि 10 मिनट की होती है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी 4 क्वार्टर प्रत्येक 10 मिनट का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मई 2025 में घोषित पुलित्जर पुरस्कारों में फिक्शन श्रेणी में किनके उनके उपन्यास जेम्स के लिए सम्मानित किया गया है? तो 2025 में पुलित्जर पुरस्कार जो है घोषित किया गया था और फिक्शन की श्रेणी में जो है जेम्स उपन्यास के लिए किसको सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन है हर्नन डियाज, पर्सिवल एवेरेट, जेने एनी फिलिप्स और बारबरा किंगसोल्बर। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है विजेता 2025 में अमेरिकी लेखक पर्सिवल एवेरेट को उनके उपन्यास जेम्स के लिए 2025 का पुलित्जर पुरस्कार फिक्शंस की श्रेणी में दिया गया है। तो ऑप्शन 20 जो है पर्सिवल एवेरेट को जेम्स उपन्यास के लिए पुलित्जर पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है राज्य बनाम केंद्र यानी स्टेट वर्सेस यूनियन के मामले में समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट के विषय पर केंद्र का कानून प्रभावी होगा। दूसरा है यदि राज्य ऐसे विषय पर कानून को राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के लिए आरक्षित रखे और राष्ट्रपति राज्य के कानून को मंजूरी दे दे तो राज्य का कानून लागू होगा। तो इसमें दोनों प्रकार का स्टेटमेंट जो है दिया गया है। तो इसमें से कह रहा है कि दोनों कथनों में कौन सा सही है? तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा दोनों कथनों जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 254 में दिए गए प्रावधानों का सटीक वर्णन करते हैं जो संघ यानी केंद्र और राज्य कानूनी के बीच जो है विरोधाभास की स्थिति से निपटता है। कथन जो है स्टेटमेंट 1 जो है सही है, यह संघीय वर्चस्व का सिद्धांत है। संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट शामिल है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अनुच्छेद 254 के क्लाउज 1 के अनुसार यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद यानी केंद्र और राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच कोई असंगति या टकराव होता है तो संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा और राज्य का कानून उस विरोधाभास की सीमा तक शून्य माना जाएगा। कथन 2 भी सही है। राष्ट्रपति की मंजूरी का अपवाद, यह नियम एक महत्वपूर्ण अपवाद के साथ आता है जो अनुच्छेद 254 के क्लास 2 में
वर्णित है। इसमें कहा गया है कि यदि राज्य द्वारा बनाया गया कानून संसद के कानून के विरुद्ध है लेकिन उस राज्य के कानून को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित यानी रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन अंडर आर्टिकल 200 किया गया था और राष्ट्रपति ने उस पर अपनी सहमति दे दी है तो वह राज्य का कानून उस विशेष राज्य में जो है प्रभावी होगा। हालांकि संसद के पास अभी भी इस राज्य कानून को बाद में संशोधित करने या रद्द करने की शक्ति जो है बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में निम्नलिखित में से किसे सरकार के राजकोषीय स्वास्थ्य के आकलन के लिए उपयोगी माना जाता है जिसमें वर्तमान उधार पर दिए जाने वाले ब्याज भुगतान को शामिल नहीं किया जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा और बजट घाटा। इसमें 4 प्रकार का घाटे का जो है ऑप्शन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में सरकार के राजकोषीय स्वास्थ्य के आकलन के लिए प्राथमिक घाटा यानी प्राइमरी डेफिसिट को सबसे उपयोगी माना जाता है जिसमें वर्तमान उधार पर दिए जाने वाले ब्याज भुगतान यानी इंटरेस्ट पेमेंट्स को शामिल नहीं किया जाता है। प्राथमिक घाटे के बारे में मुख्य बातें इसमें जो है दिया गया है। तो इसमें जो है परिभाषा जो है यह सरकार के कुल राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट में से पिछले ऋणों पर किए गए ब्याज भुगतान को घटाकर निकाला जाता है। प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस जो है ब्याज भुगतान जो है इसका फॉर्मूला होता है। महत्व की बात करते हैं तो यह बताता है कि सरकार को अपने वर्तमान खर्चों यानी ब्याज को छोड़कर को पूरा करने के लिए कितनी उधार की आवश्यकता है। एक गिरता हुआ या कम प्राथमिक घाटा बेहतर राजकोषीय अनुशासन का जो है संकेत है। फिस्कल हेल्थ यह दर्शाता है कि क्या सरकार का राजस्व उसके गैर ब्याज खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सल्तनत काल के दौरान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू किए गए बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसमें ऑप्शन है आम जनता का कल्याण करना, व्यापारियों को अधिक लाभ पहुंचाना, एक विशाल सेना का कम खर्च पर रखरखाव करना, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य अपनी विशाल और शक्तिशाली सेना के लिए सस्ती दरों पर आवश्यक वस्तुओं अनाज, कपड़े, घोड़े, दास की उपलब्धता सुनिश्चित करना, महंगाई और जमाखोरी रोकना जिससे सैनिक कम वेतन पर भी गुजारा कर सके और विद्रोह न करे तथा राज्य की आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना था जिससे केंद्र मजबूत हो सके और विद्रोहों को रोका जा सके। जिस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन सी एक विशाल सेना का कम खर्च पर रखरखाव करना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नवरोज उत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो नवरोज उत्सव ऑप्शन है यह एक जैन त्यौहार है और इसे अकबर द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है यह एक पारसी त्यौहार है और इसे बलबन द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है यह एक बौद्ध त्यौहार है और इसे अशोक द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है यह एक सिख त्यौहार है, इसे गुरु नानक द्वारा शुरू किया गया था। तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा नवरोज जो है एक पारसी यानी पर्शियन का त्यौहार है। यह एक जो है नए साल का नाम है जो बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। यह शब्द फारसी शब्द नव यानी नया और रोज यानी दिन से मिलकर बना है। भारत में शुरुआत दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने भारत में इस उत्सव की शुरुआत जो है किया गया था। यानी नवरोज त्यौहार का जो है शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। तो यह गयासुद्दीन बलबन के द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 कब और कहां आयोजित किया गया था। तो जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 जो है ऑप्शन है मई 2025 में कुआलालंपुर मलेशिया में, जून 2025 में रॉटरडैम नीदरलैंड में, नवंबर दिसंबर 2025 में चेन्नई और मदुरई भारत में, सितंबर 2025 में टोक्यो जापान में। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा यह 28 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 तक भारत के तमिलनाडु में चेन्नई और मदुरई के मेयर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया गया था। यानी कि जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 का आयोजन
नवंबर दिसंबर 2025 में चेन्नई और मदुरई जो है यह भारत में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें 2014 में जो है छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाए गए फोर्टालेजा घोषणा पत्र का मुख्य परिणाम क्या था। तो इसमें ऑप्शन है, एक सामान्य ब्रिक्स मुद्रा की शुरुआत, एनडीबी और सीआरए की स्थापना, ब्रिक्स के लिए एक सैन्य गठबंधन, ब्रिक्स मुक्त व्यापार क्षेत्र का निर्माण। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा 2014 में जो है फोर्टलेजा घोषणा पत्र का मुख्य परिणाम न्यू डेवलपमेंट बैंक और आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था यानी सीआरए कॉन्टीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट के स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर करना था, जिसका जो है उद्देश्य जो है ब्रिक्स और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचे और सतत विकास की वित्तपोषित करना और वैश्विक वित्तीय संस्थानों पर निर्भरता कम करना था, जिससे दक्षिण सहयोग को जो है बढ़ावा मिला है। तो इसका जो है राइट आंसर एनडीबी और सीआरए की स्थापना करना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मानव विकास सूचकांक एचडीआई की गणना के लिए निम्नलिखित में से किन 3 आयामों यानी डायमेंशन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और जन्म दर, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, सकल घरेलू उत्पाद, रोजगार और मुद्रास्फीति, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। इसमें 4 प्रकार का ऑप्शन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। इसकी अवधारणा 1990 में अर्थशास्त्री महबूब उल हक और अमर्त्य सेन द्वारा विकसित की गई थी। इसके मुख्य 3 संकेतक निम्नलिखित हैं। पहला है स्वास्थ्य यानी हेल्थ। इसे जन्म के समय जीवन प्रत्याशा द्वारा मापा जाता है। यह दर्शाता है कि एक व्यक्ति औसतन कितने वर्षों तक जीवित रहने की उम्मीद कर सकता है। शिक्षा की बात करते हैं यानी एजुकेशन, इसे 2 मानकों में मापा जाता है। स्कूल शिक्षा के औसतन वर्ष, उसके बाद जो है स्कूल शिक्षा के जो है अपेक्षित वर्ष यानी कि एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। फिर है जीवन स्तर यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसे प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा द्वारा मापा जाता है, जिसे क्रय शक्ति समानता पीपीपी के आधार पर ट्रिपल पी के आधार पर समायोजित जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य पहला ऑप्शन है भारतीय ज्ञान प्रणालियों का संरक्षण, पाचन और प्रसार करना। नेक्स्ट है केवल कृषि तकनीकी का विकास करना। नेक्स्ट है विदेशी भाषाओं का भारत में प्रचार करना। नेक्स्ट है खेल कूद के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना। इसमें 4 ऑप्शन जो है इसका दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा ज्ञान भारतम भारत सरकार की प्रमुख सांस्कृतिक संरक्षण पहल है। इसका उद्देश्य देश की प्राचीन पांडुलिपि विरासत का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण, संरक्षण, डिजिटलीकरण और प्रसार करना है, जिसमें विज्ञान, दर्शन, साहित्य, चिकित्सा, खगोल शास्त्र और अनेक अन्य विषयों की दुर्लभ रचनाएं जो है इसमें शामिल हैं। सरकार ने वर्ष 2025 से 31 के लिए 491.66 करोड़ इस मेगा परियोजना के लिए जो है निर्धारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सहायक संधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो पहला है इसे लॉर्ड वेलेजली द्वारा भारत में व्यापक रूप से लागू किया गया था। नेक्स्ट है हैदराबाद का निजाम इस संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था। नेक्स्ट है पुर्तगालियों ने इस संधि का उपयोग भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए किया था। नेक्स्ट है संधि स्वीकार करने वाले राज्य को अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ता था। इसमें 4 ऑप्शन जो है सहायक संधि के बारे में दिया गया है, तो इसमें कौन सा गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा लॉर्ड वेलेजली ने 1798 में भारत में सहायक संधि को व्यापक रूप से लागू किया। हैदराबाद के निजाम ने 1798 में ही इसे पहली बार स्वीकार किया और संधि के तहत राज्य को ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ता था और ब्रिटिश सेना के रख रखाव का खर्च वहन करना पड़ता था। नेक्स्ट जो है कथन सी गलत क्यों है। तो कथन सी जो है इसका गलत है क्योंकि सहायक संधि मुख्य रूप से अंग्रेजों यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक
कूटनीतिक और सैन्य नीति थी, न कि पुर्तगालियों की। यद्यपि इस विचार की शुरुआत फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने की थी, लेकिन इसे भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली, जिसका शासनकाल 1798 से 1805 रहा, ने एक सुनियोजित तरीके से इसको लागू किया था। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर ऑप्शन सी जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय पहलवान अमन सहरावत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अमन सहरावत के बारे में, अमन सहरावत ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय एथलीट थे। उन्होंने सबसे कम उम्र में ओलंपिक पदक प्राप्त करने के लिए पीवी सिंधु का जो है रिकॉर्ड तोड़ा। इस जो दो स्टेटमेंट इसमें दिया गया है, तो इसमें जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा, अमन सहरावत पेरिस ओलंपिक 2024 में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक विजेता जो है बन गए हैं। तो यह पहला कथन जो है यह सही है। उन्होंने 21 वर्ष और 24 दिनों की उम्र में पदक जीता, जो भारत के इतिहास में सबसे कम उम्र का रिकॉर्ड है। अब दूसरा स्टेटमेंट जो है, उन्होंने सबसे कम उम्र में ओलंपिक पदक प्राप्त करने के लिए पीवी सिंधु का रिकॉर्ड तोड़ा। इससे पहले यह रिकॉर्ड पीवी सिंधु के नाम था, जिन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था, जब यह 21 साल 1 महीने और 14 दिन की थी। अमन ने यह रिकॉर्ड जो है तोड़ दिया। इसका मतलब जो है दोनों जो है स्टेटमेंट जो है क्या है, तो दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में 1991 के आर्थिक उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन का मुख्य प्रभाव किसके अंत या कमी के रूप में देखा जाता है। तो ऑप्शन है लाइसेंस राज, कर चोरी यानी टैक्स इवेजन, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या कृषि सब्सिडी। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा 1991 के आर्थिक सुधार, जिन्हें राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है, ने भारत की आर्थिक नीति में एक बड़ा बदलाव किया। इस नीति का मुख्य केंद्र उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसको एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन था। लाइसेंस राज का अंत, उदारीकरण का सबसे महत्वपूर्ण और तत्काल प्रभाव लाइसेंस राज या परमिट राज की समाप्ति था। क्या था लाइसेंस राज? 1991 से पहले जो है किसी भी नए उद्योग को शुरू करने या मौजूदा उद्योग का विस्तार करने के लिए सरकार से एक जटिल और लंबी लाइसेंसिंग जो है प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यह व्यवस्था भ्रष्टाचार और अक्षमता को बढ़ावा देती थी। नेक्स्ट है उदारीकरण के बाद 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा नई औद्योगिक नीति पेश की गई, जिसने अधिकांश उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया, कुछ रणनीतिक क्षेत्रों को छोड़ करके। परिणाम क्या हुआ? इससे निजी क्षेत्र के लिए बाजार खुल गए, प्रतिस्पर्धा बढ़ी और भारतीय अर्थव्यवस्था को नई गति जो है देखने को उसमें मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से 61 के बीच जो है चला था। तो ऑप्शन है कृषि का विकास, भारी उद्योगों का तेजी से औद्योगिकरण, गरीबी हटाओ, आत्मनिर्भरता और निर्यात में जो है वृद्धि। तो इसमें 4 प्रकार का ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इसका जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना प्रसिद्ध सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस यानी पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी, इसलिए इसे अक्सर महालनोबिस योजना भी कहा जाता है। भारी उद्योग, इस योजना का मुख्य ध्यान बुनियादी और भारी उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात, कोयला और बिजली के विकास पर ज़्यादा इसका ध्यान था। प्रमुख उपलब्धियां, इस योजना के दौरान भारत में 3 बड़े इस्पात संयंत्र स्टील प्लांट स्थापित किए गए थे, जिसमें जो है भिलाई का जो है स्टील प्लांट जो है सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया था, दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से, राउरकेला जर्मनी की सहायता से बनाया गया था। नेक्स्ट इसमें जो है पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाएं से संबंधित है। दूसरी अनुसूची जो है संवैधानिक पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि के वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित है। तीसरी अनुसूची जो है विभिन्न पदाधिकारियों, मंत्रियों, न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण के प्रारूप से संबंधित है। नेक्स्ट आता है इसमें चौथी अनुसूची, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन से संबंधित जो है यह चौथी अनुसूची जो है संबंधित है। अब आता है 5वीं अनुसूची,
अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित जो है 5वीं अनुसूची संबंधित है। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित जो है यह 6ठी अनुसूची है। नेक्स्ट आता है इसमें 7वीं अनुसूची, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जो है इसमें शामिल है। आता है फिर 8वीं अनुसूची जो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जोजिला दर्रा जम्मू को लद्दाख से जोड़ता है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है 2 स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें दोनों में से जो है कौन सा सही है? तो इसमें जो है केवल पहला कथन जो है सही है, क्योंकि जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख को जोड़ता है और जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जबकि ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल दर्रे से नहीं बल्कि यांगयाप दर्रा या सियांग नदी के रूप में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जिसे अक्सर अरुणाचल दर्रा भी कहा जाता है, लेकिन यह ब्रह्मपुत्र नदी के लिए सटीक नाम नहीं है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।